नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में कुंभ मेला 2027 की उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई और मेले की प्रगति पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने फेज 1 के अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देने, शासनादेश शीघ्र जारी करने और टेंडर प्रक्रिया पूरी कार्यों को जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। मनसा देवी मंदिर फेज 1 और कांगड़ा घाट में महिलाओं की सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। उत्तराखंड में पहले सैन्य धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम घोषित किया गया है। आगामी 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस की सैन्य धाम में विधिवत उद्घाटन कर जनता के सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन लगभग 92 करोड़ की लागत से बना सैन्य धाम अब चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि हरीश रावत का कहना है कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर शहादत की दीवार खड़ी की गई है। इस विषय पर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सवाल किए गए तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भ्रष्टाचारियों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर इस शहादत की दीवार को खड़ा किया गया है, क्योंकि अब जैसे उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया जाना है इसका, और भ्रष्टाचार के आरोप इसको लेकर के हरीश रावत ने लगाया। देखिए, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार या गड़बड़ी जैसी कोई संभावना कहीं नहीं है और ठोक बजाकर ठीक प्रकार से उसकी जांच की जा चुकी है। सारी चीजें विधि सम्मत हुई हैं, व्यवस्था के तहत हुई हैं। अगर कहीं किसी के पास गड़बड़ी के कोई सबूत आएंगे तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस को भी खास उम्मीदें हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि राज्य गठन का रजत जयंती पर्व, ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व प्रधानमंत्री मोदी का दौरा महत्वपूर्ण है। उन्हें मोदी के दौरे से पूरी उम्मीदें हैं कि राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप मोदी जी जरूर कोई बड़ी घोषणा करेंगे। राज्य गठन के रजत जयंती वर्ष में सरकार बड़ी बड़ी विज्ञापनबाजी कर रही है, बड़ी बड़ी विज्ञापनबाजी कर रही है, लेकिन सरकार के जो विज्ञापन है, सरकार के जो दावे हैं, वो धरातल से मेल नहीं खा रहे हैं। घर घर में आज बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई है, बेटियां असुरक्षा की भावना से ग्रसित हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये आप उठा लीजिए, 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराधों में आज उत्तराखंड नंबर 1 में है। जो राज्य शिक्षा के मामले में देश में दूसरे नंबर पर रहता था, आज 35वें नंबर पर क्यों खिसक गया है, इसका जवाब भी जो है सरकार को देना चाहिए। स्वास्थ्य की दुर्दशा किसी से छुपी हुई नहीं है। स्वास्थ्य विभाग घोटालों का अखाड़ा बन करके रह गया है। अगर मूलभूत सुविधा पर ही सरकार ने कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए हैं, फिर आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य किस दिशा में जा रहा है। दो इन्वेस्टर मीट करने के बाद भी उनका रिजल्ट कहीं नजर नहीं आ रहा है। धरातल पर जो सरकार के दावे हैं। राजधानी देहरादून में बाल भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने का प्रयास लगातार जारी है। इसके लिए जिला स्तर पर कई टीमों का गठन किया गया और जगह जगह पर ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उन्हें हर संभव सुविधाएं देकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल की जा रही है। देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल ने इसको लेकर कहा कि बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए शिक्षा के बेहतर प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा उन्हें तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। देखिए, जो अभी हमारा चाइल्ड बेगरी रिलेटेड प्रोजेक्ट चल रहा था, उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं और जहाँ जहाँ से भी हमें सूचनाएं प्रदान होती हैं वहाँ पर पेट्रोलिंग की हमारी जो अवधि है, रूट्स हैं, वो बढ़ा दिए जाते हैं और बच्चों को रिकवर करके फिर इंटेंसिव सेंटर यूनिट में लाया जाता है। उसको हमने और एक्सपेंड किया है, वहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ और बढ़ा दी हैं, राइट फ्रॉम कंप्यूटर, योगा, हमारी ऑडियो विजुअल लैब, म्यूजिक क्लासेस, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लेगो रूम, आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, तो ये सब वहाँ पर सम्मिलित कर दी हैं और लगभग 350 से अधिक बच्चे तो रिकवर किए गए हैं और 100 और चिल्ड्रन फॉर्मल एजुकेशन से लिंक कर दिए गए हैं। अभी भी वहाँ पर एक बैच चल रहा है, 2.5-3 महीने हम बैच चलाते हैं और मेंटली जब वो तैयार हो जाते हैं एजुकेशन को ग्रहण करने के लिए, तो उनको फिर स्कूल से हम लिंक करते हैं।
मौसम में अचानक आए बदलाव और ठंड बढ़ने के साथ सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी और वायरल संक्रमण के मामलों में वृद्धि की आशंका के चलते सीएमओ देहरादून ने जिले के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। सीएमओ देहरादून डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि मौसम परिवर्तन के इस दौरे में छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार व्यक्तियों में संक्रमण का खतरा अधिक होता है। इस कारण अस्पतालों में दवाइयों, बुखार जांच किट, ऑक्सीजन और आवश्यक चिकित्सीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित रखने को कहा गया है। देखिए, जैसे आप जानते हैं सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, मौसम जब चेंज होता है तो कई तरह के जो वायरस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इम्यूनिटी भी व्यक्ति की वीक होती है, जिसकी वजह से उसको कई तरह की जो बीमारियां हैं वो लगने के चांसेस रहते हैं। तो इसी क्रम में हमारे द्वारा जो है अस्पतालों को समय समय पर निर्देशित किया जाता है कि जितनी भी रेस्पिरेटरी इलनेस से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे आपका यूआरआई हो सकता है, एलआरआई हो सकता है, आपका जो जितनी और जो बीमारियां हैं, फ्लूसिस वाली जो बीमारियां हैं, तो इनकी संभावना ज़्यादा रहती है। तो उसके क्रम में जो है पूरी तैयारियां अपने अस्पतालों में रखें और जो भी इसके लिए आवश्यक दवाइयां हैं उनकी भी उपलब्धता सुनिश्चित करें। और अगर कहीं पे इस तरह की फ्लू की संख्या बढ़ती है तो उसके लिए अलग ओपीडी भी जो है एक अलग से संचालित करें, क्योंकि ये कंटेजियस बीमारी होती है, इन्फेक्टिव होती है काफ़ी, तो एक दूसरे में फैलने का डर रहता है। तो उस अगर ऐसे केसेस बढ़ते हैं तो वहाँ पे अलग से ओपीडी भी संचालन किया जाना जरूरी है। इगास को गढ़वाल के विजय के रूप में भी देखा जाता है। जब तिब्बत पर गढ़वाल के वीर भड़ माधो सिंह भंडारी अपनी रियासत को बचाने के लिए लड़ रहे थे, इस युद्ध में विजयी होकर दीपावली के 11 दिन बाद वे अपने घर मलेथा पहुंचे थे। ऐसे में उनके कुशल वापसी की खुशी में इस दिन लोगों ने दिए जलाए और गांव में उत्सव मनाया। इगास के दिन उड़द की दाल की पकौड़ी और स्वाले बनाए जाते हैं। लोक पर्व इगास इस बार भी स्थानीय लोगों के साथ 1 नवंबर को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। औषधि निरीक्षक शुभम कोटाला ने दिनेशपुर मेडिकलों का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने मेडिकल स्टोरों में दवाओं के स्टॉक, लाइसेंस, बिलिंग और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर एक मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई करते हुए उनका दुकान बंद कर दिया गया। इस दौरान औषधि निरीक्षक के बाजार में आने की सूचना पर दिनेशपुर क्षेत्र के अधिकांश मेडिकल बंद हो गए। इस दौरान औषधि निरीक्षक उधम सिंह नगर के शुभम कोटाला ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार आज दिनेशपुर क्षेत्र में मेडिकल स्टोर का निरीक्षण का निर्देश क्रम में मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया। हमारे जो स्वास्थ्य सचिव हैं और अपर आयुक्त महोदय से जो प्राप्त निर्देश हैं, उनमें हमें जनपद में औचक निरीक्षण की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिस संबंध में जो हमारे औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम है, उसमें जो वर्णित शर्तें हैं जो लाइसेंस की हैं, उस सबको ही पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। उसी संबंध में ये एक रूटीन चेकअप था और हम औचक निरीक्षण सभी के लिए कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक ये नहीं था। जिस संबंध में हमने इस अक्षत मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की है, जिसमें हमें कई सारी अनियमितताएं मिली हैं, उस संबंध में हमने फर्म को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और फर्दर आगे जैसा ही इनका स्पष्टीकरण आएगा उसी संबंध में आगे कार्रवाई की जाएगी। आगे कहाँ तक जांच करना और कहाँ कार्रवाई करेंगे? अभी हम जो कार्रवाई करेंगे वो जो मेडिकल स्टोर एरिया के वाइज हैं जो हमारे क्षेत्र में है, उन पे हम कार्रवाई करेंगे और लाइसेंस के शर्तों का अनुपालन देखेंगे। मैं शुभम कोटाला, औषधि निरीक्षक उधम सिंह। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनेशपुर थाने के जाबाज जवानों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ मिलकर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। वहीं एकता अखंडता की यहां दौड़ दिनेशपुर थाना परिसर से दुर्गापुर मोड़ तक दौड़ाई गई। इसके अलावा चित्रकला प्रतियोगिता भी कराई गई। देखिए, आज हम लोग जो है श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती का सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस अवसर पे जो है थाना क्षेत्र में जो है हमारे सभी स्कूलों के बच्चों को यहाँ रन फॉर यूनिटी के लिए बुलाया गया था, जिसमें हमारे नगर पंचायत के भी अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए थे। चेयरमैन साहब द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई थी। इसमें हमारे पूर्व जो हमारे पुलिस के और सेना के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको भी बुलाया गया था। हमारे प्रेस क्लब के सदस्य भी थे। इस पर हमारे द्वारा थाने से जो है ये रन फॉर यूनिटी के लिए जो दौड़ का आयोजन किया गया था, जो जाफरपुर रोड में गई थी,
उसके पश्चात अभी सभी लोग वापस आए हैं। इसी तरीके के आज सभी जनपद में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी संबंध में थाना दिनेशपुर में दिन में एक ड्राइंग कंपटीशन का भी आयोजन किया गया है, जिसमें भी आप लोग छात्र आमंत्रित हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150 जयंती पर रन ऑफ यूनिट का प्रोग्राम किया गया है, क्योंकि हम 2014 से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती धूमधाम से बनाते हैं। आज दिनेशपुर थाने में रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम किया गया है। बहुत सुंदर लोग, बच्चे भी भागे हैं, बुजुर्ग भी भागे हैं, एक शरीर भी खुले और उनको याद भी किया गया है। बीती देर रात लालकुआं शहर में एक महिला से सरेराह छेड़छाड़ करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन को भी बरामद किया है। पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जेल भेज दिया। बता दें कि गुरुवार देर रात करीब 11 बजे लालकुआं में एक नवविवाहिता अपनी भांजी के साथ बाजार से घर लौट रही थी। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग में हनुमान मंदिर के पास किच्छा की ओर से आती स्कॉर्पियो में बैठे 3 युवकों ने गाड़ी रोककर महिला से छेड़छाड़ की, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये एक मामला कल रात लालकुआं थाना क्षेत्र में प्रकाश में आया था, जिसमें एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसमें 3 अभियुक्त जो हैं वो इन्वॉल्व थे और तीनों अभियुक्तों को इसमें जो है टीम बना करके हम लोगों ने तत्काल 2 घंटे के अंदर इनकी अरेस्टिंग हम लोगों ने सुनिश्चित की है और इसमें इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके अब इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती उत्सव बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। मुख्यमंत्री धामी हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला पहुंचे, जहां उन्होंने रजत जयंती उत्सव के दूसरे दिन कार्यक्रम में शिरकत की और राज्य की उपलब्धियों के साथ कई नई योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मां गंगा के तट से इस उत्सव की शुरुआत हुई, जो 3 दिनों तक चलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी के भी इसमें शामिल होने की संभावना है। बिहार चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं और बिहार में भी एनडीए भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा। बिहार चुनाव में आप भी प्रचार करने गए थे, क्या कहेंगे? पूरे देश के अंदर जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, सभी राज्यों में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं, क्योंकि देश ने देखा है कि डबल इंजन की सरकारें तेज गति से विकास करती हैं, सुशासन के नए मानदंड स्थापित करती हैं। बिहार के अंदर भी प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से जीत हासिल करेगा। मैं बिहार के अंदर अनेक स्थानों पर गया हूं, मैंने वहां लोगों को प्रत्यक्ष रूप से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखा है। बड़ी बहुमत की एनडीए की सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में बनने जा रही है। सर, आपकी जनसभाएं भी दी रही है सर वहां पर कल? मैं जहां भी गया वहां लोगों में अपार जोश है, बड़ा उत्साह का माहौल है और लोग जो अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ा है बिहार के अंदर, जो वहां पर एक जंगल राज हुआ करता था, गुंडा राज हुआ करता था, माफिया हावी होते। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड सरकार राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संभावित दौरे की चर्चा है। हालांकि विपक्षी दल इन कार्यक्रमों को कॉमेडी शो करार दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की समस्याओं और पलायन पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि सरकार केवल सांस्कृतिक आयोजनों और अपनी पीठ थपथपाने तक सीमित रह गई। मुझे लगता है कि कांग्रेस को दीपावली के मौके पर भी वो तो उसका समर्थन करते हैं, जो कहते हैं कि खुशी मत मनाइए, पटाखे मत जलाइए, इससे प्रदूषण होता है, वो हम भी मानते हैं। लेकिन जब क्रिसमस पर पटाखे जलते हैं तो उन्हें प्रदूषण नहीं दिखता। जब किसी और बहुत सारे और भी मौके हैं, अब मैं गिनाना नहीं चाहूँगी, उन पर जब
पटाखे जलते हैं उस पर उनको प्रदूषण नहीं दिखता, लेकिन उनको प्रदूषण दीपावली पे दिखता है। तो ऐसे ही जब खुशी का मौका है, स्थापना दिवस है, बहुत अच्छे कार्य जो सरकार ने किए हैं और करने जा रही है उन पर जब बात हो रही है, और जब हमारे देश के सर्वोच्च स्थान पर रहने वाले जो दो लोग हैं, हमारी आदरणीय राष्ट्रपति जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दोनों के दौरे जब इस दौरान हमारे उत्तराखंड में लगने वाले हैं, तो ऐसे मौके पर भी वो अगर नेगेटिविटी की बातें करेंगे तो मुझे लगता है ऑपोजिशन का काम केवल नेगेटिविटी की बातें करना नहीं है। ये उत्तराखंड को आगे बढ़ाने वाला समय है और उन्हें बात करनी चाहिए कि आगे और कैसे बढ़ेंगे और हमने क्या, हम कहाँ पहुंचे हैं और हमें कहाँ तक और पहुंचना है। पॉजिटिविटी की बात करें तो मुझे लगता है सभी के लिए अच्छा होगा। होनी चाहिए या धामी सरकार ने इस रजत जयंती का माहौल और मजाक बनाकर रख दिया है। जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा रिलीज हुआ है कि कब कब क्या क्या होगा, पूरा एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है। बहुत खुशी का और गौरवान्वित होने वाला पल है एक उत्तराखंडी होने के नाते हमारे लिए। लेकिन आप सोचिए 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक कॉमेडी सर्कस चलेगा यहाँ उत्तराखंड में। कॉमेडी के कार्यक्रम रखे गए हैं। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे मुंह बाएं खड़ी है। पलायन की समस्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या है, हमारे बॉर्डर्स जो हैं दूसरे देशों से लगते हुए बॉर्डर्स हैं, गांव के गांव जो हैं वो भूतहा हो रहे हैं। मैं तो सवाल ये पूछना चाहती हूँ, 1 करोड़ 70 लाख की हमारी आबादी है। उत्तराखंड वासियों को तो या यहाँ के युवाओं को तो कहीं किसी प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं है। इतना काम उत्तराखंड में ही है। अगर 1 करोड़ 70 लाख के हाथों को काम दिया जाए तो सफिशिएंट काम है हमारे प्रदेश में। पर्यटन विभाग से लेकर दूसरे अगर MSME सेक्टर में उनको काम दिया जाए, सड़क के उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाए सड़क बनाने के लिए, लेकिन यहाँ काम मिलता है गुजरातियों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, राजस्थानियों को। यहाँ नर्सिंग में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। देहरादून में 6 नवंबर से 3 दिवसीय युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बैंड धमाल मचाएंगे। महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, फूड स्टॉल, ड्रोन, कबड्डी और स्पोर्ट्स टैंक, हैकाथॉन जैसे आकर्षक कार्यक्रम होंगे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया और बताया कि युवाओं के लिए आधुनिक संगीत, नृत्य और परंपरागत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का संगम पेश किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन तेजी से चल रहा है और विभिन्न स्टॉल भी प्रदर्शित होंगे। कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ में आज की बैठक रही है और खासकर यह बैठक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव मनाए जाने को लेकर ये बैठक की गई है। युवा महोत्सव हम लोग हर साल ही मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष युवा महोत्सव अपने आप में विशेष है क्योंकि हम लोग यह युवा महोत्सव पूरी तरीके से रजत जयंती वर्ष 2025 राज्य अपने बने हुए 25 वर्ष को पूर्ण कर रहा है, उसको समर्पित कर रहे हैं। इस युवा महोत्सव में हमारे बहुत सारे इवेंट्स होने जा रहे हैं, जिसमें हमारा स्पोर्ट्स टेक हैकाथॉन भी है, जिसमें हमारे फूड स्टॉल्स भी लगेंगे, जिसमें हमारे हैंडवर्क टेक्सटाइल्स का भी काम हमको देखने को मिलेगा। खेल के रूप में मुर्गा झपट हमारा पारंपरिक खेल भी देखने को मिलेगा। लोग
गीत प्रतियोगिताएं इसमें देखने को मिलेंगी, भाषण प्रतियोगिताएं होंगी और निश्चित रूप से हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे पिंडर घाटी, थराली, चमोली, वीर भड़ नृत्य व चमोली क्षेत्र के लोकगीत, लोक नृत्य, यानी कि दूर दराज के हमने जो हमारे लोक गायक हैं। उत्तराखंड में बने सैन्य धाम को राज्य का 5वां धाम घोषित किया गया है और 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर इसका विधिवत उद्घाटन होगा। लगभग 92 करोड़ की लागत से बने इस धाम को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हरीश रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले उन्हें धाम का दर्शन करना चाहिए, फिर टिप्पणी करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहाँ बलिदान और शौर्य, हमारे शौर्य गाथा का प्रतीक सैन्य धाम है, उस सैन्य धाम के नीचे हमारे, मैं समझता हूँ इससे खुला और क्या भ्रष्टाचार हो सकता है कि एक खाले को, एक नाले को पूरा घेर करके एक प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया गया है। और किसने दिया है मैं नहीं जानता, लेकिन उससे सैन्य धाम के लिए भी भविष्य में खतरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नाले, खाले आदि यदि ये बंद हो जाएंगे, ये प्राकृतिक आउटलेट हैं हमारे, यदि ये बंद हो जाएंगे तो देहरादून का अस्तित्व तो खतरे में पड़ जाएगा। पीएम उसका उद्घाटन करते हैं तो कहीं ना कहीं पीएम, मैं इस पर कोई, जिसका जीवन ही भ्रष्टाचार से शुरू हुआ हो और खत्म हुआ हो तो उसको वही दिखाई देगा। आप जाकर देखिए, उसके बाद मुझे बताइए कि सैन्य धाम कैसा बना है। बीती कैबिनेट बैठक में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पर्वतीय जिलों में कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए फीड सब्सिडी का प्रस्ताव रखा, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी। अब इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत कुक्कुट पालकों को फीड सब्सिडी मिलेगी, जिससे बढ़ते फीड और ट्रांसपोर्ट खर्च में राहत मिलेगी और कुक्कुट पालन पर्वतीय जिलों में रोजगार का बेहतर अवसर बन सकेगा। हमारे सरकार की कोशिश यही है कि जितने हमारे पशुपालक हैं, कुक्कुट पालक हैं, मत्स्य पालक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उनकी आय दुगनी हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जब मैं सरकार आपके द्वार जो हमारा प्रोग्राम है विभाग का, जिसमें मैं छोटे कुक्कुट पालक और मत्स्य पालक के घर पर जाता हूँ, उनसे चर्चा करता हूँ, तो मुझे काफ़ी जिलों में जब मैं उनके से मिला तो उनकी एक समस्या बड़ी थी कि जो उनको फीड थी वो बहुत महंगी पड़ती थी तराई के सापेक्ष, क्योंकि ट्रांसपोर्ट उनको काफ़ी देना पड़ता था। तो हमने कैबिनेट से उनको रिलीफ देने के लिए एक स्वीकृति कराई है पॉलिसी, जिसमें 10 रुपये की फीड सब्सिडी पर्वतीय जिलों को, जो लोग पर्वतीय जिले में कुक्कुट पालन का काम कर रहे हैं, उनको दी जाएगी। उसका जियो भी हो गया है। मुझे बहुत जल्द जो पर्वतीय समाज में, पर्वतीय जिलों में जो लोग कुक्कुट का काम कर रहे हैं, उनको ये सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगी। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में तंजीम उलेमाए अहले सुन्नत संस्था के तत्वाधान में पहली बार मुस्लिम समाज की निर्धन बेटियों का सामूहिक निकाह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 7 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ और प्रत्येक को 55-55 हजार रुपए का गृहस्थी सामान भेंट किया गया। आयोजन में खटीमा और नानक मत्ता के विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष और हजारों लोग शामिल हुए। समाज के विभिन्न वर्गों ने इस पहल की सराहना की और भविष्य में ऐसे आयोजनों को और भव्य बनाने की उम्मीद जताई। मुझे खुशी है और मेरी बेटी का निकाह है। यहाँ के अहले सुन्नत जो भी जमात है सब बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया। तो पहली बार सामूहिक निकाह तंजीम उलेमाए अहले सुन्नत संस्था द्वारा कर रही है, उसके कार्य को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इंतजाम करा है, बहुत अच्छा इंतजाम करा है, बहुत बढ़िया है, खुशी है। इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, हर साल होने चाहिए ऐसे कार्यक्रम। आप बहुत खुशी लग रही है, मुझे बहुत खुशी लग रही है। इस तरह के हर शहर में ऐसी होना चाहिए, हर बस्ती में ऐसी खुशी होनी चाहिए, तो बहुत खुशी है मुझे। मैं सबसे पहले मौलाना इरफानुल हक जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं उनकी पूरी टीम को देता हूं कि उन्होंने इसकी शुरुआत खटीमा में मुस्लिम समाज में करी है। आज पहली बार सामूहिक निकाह की शुरुआत हुई है और 7 हमारी बहनों का आज निकाह है और समाज के सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी इसमें निभा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो परिवार शुरू करने के लिए जो भी ज़रूरत है वो सारी चीज़ें, सामान यहाँ उपलब्ध है, उसको वो सबको दे रहे हैं। एक नए परिवार की, एक नए, हम सबके लिए आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में पहली बार
इस तरह से इज्तिमाई निकाह यानी सामूहिक विवाह का आयोजन इनेकाद किया जा रहा है। चूँकि बहुत से लोग सामने नहीं आ पाते, लेकिन ज़रूरतमंद बहुत से लोग हैं। तंजीम उलमा अहले सुन्नत खटीमा ने ये पहल की और उसमें खातिर ख्वाह हम लोगों को कामयाबी मिली। इस शानदार ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने महेंद्र विश्वकर्मा नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी के जेवरात बरामद हुए। आरोपी के पकड़े जाने से आसपास के 8 चोरी के मुकदमों का खुलासा हुआ। महेंद्र मूलतः छतरपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला है और 2008 से ऋषिकेश में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। आरोपी शादी समारोह में हलवाई के साथ हेल्पर का काम करता था और नशे का आदी बताया गया। पुलिस जांच में जुटी। एक राम अवतार उर्फ सोनू नाम का, जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है और लंबे समय से ऋषिकेश में रह रहा है। ये पूर्व में भी चोरी के अपराध में जेल गया था यही ऋषिकेश से, और इसको सजा भी रही। कम से कम ये 1.5 साल के बाद आया था और ये लगातार जैसे ही जेल से बाहर आए तो इसने अपना धंधा ही इसको बना दिया था और ये ऐसे जगहों पे चोरी कर रहा था अमूमन जहाँ कैमरे ना हो और जहाँ इसको ये ज्ञान था कि कहीं ना कहीं मुझे किसी न किसी चिन्ह से पुलिस पकड़ पा रही है। लेकिन संयोगवश पुलिस की मेहनत और काफी कैमरों को देखने के बाद कल इसको पकड़ा गया है और इसकी पहचान 2-3 दिन पहले इसकी वो लग गई थी कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो फिर इसको कल राम अवतार को पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से 8 मुकदमे उनका सामान बरामद हुआ, जिसमें से 4 ऋषिकेश की और 4 रायवाला की थाना क्षेत्र की चोरियां हैं। ये बिल्कुल मोबाइल नहीं रखता है, इसे ये भी ज्ञान है कि मोबाइल रखना ठीक नहीं है और ये मोबाइल नहीं रखता, न ही इसकी कहीं लोकेशन का कुछ ऐसी चीजें रखता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।